नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल मानव के उस सांस्कृतिक काल से संबंधित है जो सर्वनूतन यानी होलोसीन काल के प्रारंभ में और प्रातिनूतन यानी प्लेइस्टोसीन काल के अंत में विकसित हुआ था। ये जो दोनों कालों के नाम आए हैं, सर्वनूतन और प्रातिनूतन, ये जलवायु चक्र को बताते हैं और पृथ्वी के पर जो विभिन्न जीवों का, पर्यावरण का, प्रकृति का विकास हुआ है उसके चरणों को संकेत करते हैं। अब क्योंकि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य विकसित हुआ था, इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे अनुपूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल तथा संक्रमण काल। जहाँ तक इसके कालखंड का संबंध है, यद्यपि संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के कालखंड को लेकर विद्वानों में, पुरातत्वविदों में अलग अलग विचार पाए जाते हैं, तथापि यह माना जाता है कि सामान्यतः इसका काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस काल का एक अन्य नामकरण लघु पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ अथवा सूक्ष्म उपकरण कहा जाता था। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर मध्य पाषाण काल की संस्कृति को लघु पाषाण संस्कृति या माइक्रोलिथ कल्चर भी कहा जाता है। इन उपकरणों की जो लंबाई थी वो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर होती थी। अब छात्र ये ध्यान देंगे कि इस काल में जो विश्व स्तर पर पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और इन्हीं परिवर्तनों को यदि हम ध्यान से समझेंगे तो उससे पता चलेगा कि कैसे उसने मध्यकालीन मानव के विकास को प्रभावित किया। ये जो जलवायु परिवर्तन थे ये उच्च पूरा पाषाण काल के पश्चात प्रारंभ हुए थे, जिनका प्रारंभ सर्वनूतन युग यानी इन परिवर्तनों से सर्वनूतन युग का प्रारंभ माना जाता है। हुआ ये कि एशिया के मध्य भाग में जो विशाल समुद्र था वह अब सूखने लगा तथा काला सागर, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया की झीलें इसी कालखंड में अस्तित्व में आई। इसी समय अफ्रीका में स्पेन, यूरोप में इंग्लैंड और मिस्र से अरब देश अलग हुए। इन भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इन क्षेत्रों की जलवायु में परिवर्तन हुआ। भौगोलिक परिवर्तनों के साथ जलवायु में एशिया में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि पश्चिमी एशिया में मरुभूमि का विस्तार हुआ। अब शीत प्रधान ठंडे क्षेत्रों के जो जीव जंतु थे वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने लगे तथा मरुभूमि व शुष्क प्रदेशों में उष्ण जलवायु में रहने वाले जीव जंतु आने लगे। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आज के समय जो गुजरात, उसमें आसाम में गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा, वो पहले गुजरात में पाया जाता था और इसी कालखंड में वह एक सींग वाला गैंडा गुजरात से असम के भीतरी भागों में पहुंच गया। अब भौगोलिक परिवर्तनों, जलवायु परिवर्तनों तथा जीव जंतुओं के परिवर्तन ने तत्कालीन समाज को भी गतिशीलता प्रदान की और वह अनुकूल क्षेत्रों की तलाश में नए स्थलों पर पहुंचने लगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे इन परिवर्तनों ने मनुष्य के उपकरण, उसकी जीवनचर्या को प्रभावित किया। जहाँ तक मध्य पाषाणकालीन उपकरणों का संबंध है, मैंने आपको बताया कि इस काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था, छोटे। इस काल के जो उपकरण थे वो ब्लेड समूह के अंतर्गत आते हैं
और अधिकांशतः ब्लेड पर निर्मित है। जहाँ तक इनका आकार का संबंध है, ये 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होते थे। अब आप ये सोचें कि इन छोटे उपकरणों का प्रयोग क्यों किया जाता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के हथियार बड़े थे और क्रमशः वो छोटे होते गए, लेकिन इस काल में बहुत छोटे औजारों का प्रयोग हुआ और ये जो औजार होते थे इनका प्रयोग भालों के आगे, तीर के आगे, छुरी, चाकू, हंसिया आदि बनाने के लिए किया जाता था। अब आप ये सोचेंगे कि इनका निर्माण किया क्यों गया, क्योंकि इन छोटे हथियारों को ले जाना आसान था। इनकी धार तेज होने के कारण इनसे जो प्रहारक क्षमता थी शिकार के समय वो बढ़ जाती थी। इनमें कच्चा माल कम लगता था, तैयार करने में समय कम लगता था, और क्योंकि नवीन प्रकार के जंतु आए थे जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उनका शिकार करने में भी इनसे सुविधा होती थी। जहाँ तक इस काल के उपकरणों का संबंध है, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय वाले। इस काल के सूक्ष्म उपकरणों में ज्यामितीय आकार वालों में अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, समानांतर चतुर्भुज, समलंब व विषम चतुर्भुज जैसे उपकरण शामिल थे। इसके अलावा लघु, ब्यूरेन, पॉइंटर, स्क्रैबर आदि जिनका हमने पहले उल्लेख किया है, उनका निर्माण भी किया जाता था। जहाँ तक मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के विस्तार का प्रश्न है, छात्र याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में जो विंध्य क्षेत्र है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और रीवा मध्य प्रदेश में, वहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी और इसको प्रारंभ किया था। अब मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसको अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रारंभिक स्थल यानी वे स्थल जहाँ उच्च पूरा पाषाणकालीन के संस्कृति के अवशेषों और उनके ठीक ऊपर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरे वे स्थल जिन्हें विकसित अवस्था के स्थल कहा जाता है, जहाँ केवल ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरण उपलब्ध होते हैं, जैसे राजस्थान में बागोर। और तीसरे अंतिम चरण के स्थल जहाँ ज्यामितीय उपकरणों के साथ साथ मृत भांड अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जैसे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में या पाटने जलगांव में। मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों को क्षेत्रगत आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे यदि पश्चिमी भारत को लें या पश्चिमी क्षेत्र को लें, तो इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य प्रमुख हैं। जहाँ तक राजस्थान का संबंध है, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल बागोर था, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया तथा यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है गुजरात, वहाँ पर S.D. सांकलिया ने उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लखनाज था, जहाँ से सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में K.R.U. टॉड ने मुंबई के पास कांडीवली से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए तथा यहाँ के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल पैंसरा था। जहाँ तक मध्य क्षेत्र की बात है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले का भीमबेटका, होशंगाबाद का आदमगढ़ तथा सीधी जिले का बाघोर शैल आश्रम अर्थात मनुष्य के रहने वाली गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह भी माना जाता है कि बागोर के साथ साथ आदमगढ़ में भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से बड़ी मात्रा में
अथवा सर्वाधिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक मध्य घाटी का प्रश्न है, मध्य गंगा घाटी का, या उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रतापगढ़ के जो 3 स्थान हैं, महदहा, दमदमा और सराय नहर, बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में भोजपुरी और मेहरुडी, चौपानी मांडो। मिर्ज़ापुर में सबसे महत्वपूर्ण आता है लेक खरिया, क्योंकि इन स्थानों से ही, यानी मध्य गंगा घाटी से ही सर्वप्रथम बूचड़खाने के गर्त चूल और स्तंभ गर्तों के, सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर के, सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को समझने के लिए मध्य गंगा घाटी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सराय नहर से, जो कि मध्य गंगा घाटी का एक क्षेत्र है, वहां से मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहां से प्राप्त मृदभांड विश्व के प्राचीनतम मृदभांड माने जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में देखें तो बिहार और झारखंड, उड़ीसा में विशेष रूप से कुचाई, और बंगाल के बर्धमान, मिदनापुर, वीरभूमि, बाकुंडा, पुरलिया इत्यादि। इसमें से छात्र याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में कुचाई और बंगाल में वीरभानपुर महत्वपूर्ण स्थल थे। जहाँ तक दक्षिण भारत का प्रश्न है, दक्षिण भारत की मध्य पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता ये है कि यह क्षेत्र उपकरण निर्माण के लिए दूधिया रंग के क्वार्ट्ज पत्थर का अधिकतर प्रयोग करता था। यदि दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों को देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश में रेणिगुंटा, नागार्जुनकोंडा और गिदलूर। कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बेल्लारी जिले का संगनकल्लू, जिसका उत्खनन एस.डी. सांकलिया ने किया था। और तमिलनाडु क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन स्थलों की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को है, जिन्होंने मद्रास के तिरुनेलवेली जिले में बालू के टीलों के मध्य एक स्थल खोजा था, जिसे टेरी पुला स्थल कहा जाता है। जहां तक सामाजिक जीवन का प्रश्न है कि इस काल में पहले की तुलना में अब परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। इस युग में मनुष्य ने